नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो आज दंगल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दंगल की, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जोर शोर से जुट गई हैं। लेकिन अयोध्या से जो राजनीतिक सुगबुगाहट उठी है, उसकी गूंज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अयोध्या 2022 के लिए बीजेपी का लॉन्चिंग पैड बनने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि विपक्ष विकास के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन अयोध्या के उसी विकास के द्वारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में सुनामी पैदा करने में लगी है, जिसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी खुद अयोध्या पहुंचे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या अयोध्या के रास्ते ही यूपी की कुर्सी पर एक बार फिर से बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करेगी और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। क्या सांस्कृतिक नगरी अयोध्या से बीजेपी के लिए एक बार फिर से सत्ता की नगरी का रास्ता खुलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी 2022 की बाजी को पलट देगी? ऐसे ही विभिन्न सवालों के साथ और भी सवालों की हम बौछार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता भगवान राम की नगरी में एक बार फिर योगी पधारे। वैसे न जाने कितनी बार सीएम योगी अयोध्या आए, लेकिन इस बार आए तो सियासत की नई सुगबुगाहट शुरू हुई। अटकलों का बाजार नए सिरे से गर्म हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासत का सप्तक राग शुरू हो गया। या यूं कहें कि कहा जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या सीट से 2022 के चुनाव का ताल ठोक सकते हैं। ताकि ये जो विजिट है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ से आए थे और एक तरह से बसपा ने शंखनाद कर दिया था अपनी चुनावी रण का। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं, भाजपा एक मैसेज देना चाहती है कि भाजपा के लिए अयोध्या कितनी प्रिय है। लगभग 20 से ज्यादा दफा सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं, वो अयोध्या राम नगरी में आ चुके हैं। अयोध्या वो जगह है जहाँ बसती है भारतीय सांस्कृतिक चेतना, जहां दिखती है परंपराओं की झलक, जो आध्यात्म का केंद्र है। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता से जो वादे किए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से दरवाजा खुलते ही निर्माण का काम तेज हो गया। लेकिन इस आस्था के साथ अब बीजेपी अयोध्या के विकास के जरिए ऐसी बड़ी तस्वीर खींचना चाहती है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। इसी का जायजा लेने के लिए योगी ताबड़तोड़ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या के रास्ते 2022 की जमीन को पुख्ता करने में जुट गए। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर अयोध्या से सीएम योगी चुनाव लड़े तो यूपी की सियासत में तरंगे पैदा हो सकती है, यूपी की सियासत बदल सकती है। बीजेपी के लिए 2022 का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की संवेदनहीनता
बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार और एक तानाशाही रवैया देख रही है। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा और पिछला चुनाव योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा था, इस बार वो लड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी के धुर विरोधी भले ही इन मुद्दों को ताश के पत्तों की तरह अपने हिसाब से फेंट रहे हैं, लेकिन अयोध्या से बीजेपी के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते हैं तो माहौल बदल जाएगा। ये उनके लिए गौरव की बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है, लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो ऐसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने तरकश के सारे तीरों को आजमाना चाहती है, जिसमें आस्था भी होगी और विकास भी। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने खुद अयोध्या के मास्टर प्लान का जायजा लिया था। इस मास्टर प्लान के जरिए अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है, वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगले 30 साल का प्लान ही देखा। अयोध्या के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 18 सितंबर 2017 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन इस बार अगर विधानसभा के रास्ते सीएम कुर्सी पर जाने की तैयारी है तो चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो बस लगभग 7 महीने का समय रह गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को। राजनीतिक हलचल जबरदस्त तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, पवन पांडे जी, विनोद बंसल जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आप सभी का स्वागत, नमस्कार आप सभी को। और प्रेम शुक्ला जी, बहुत छोटा सा सवाल, कुछ जरूर कहिएगा क्योंकि बहुत चर्चा है। क्या प्रेम जी, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2022 अगला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अयोध्या कितना बड़ा रास्ता है आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, अयोध्या हमारे लिए सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। जिस तरह से अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान का गर्भगृह है, उसी तरह से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का गर्भगृह भी हमारे लिए अयोध्या है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में यह निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो है प्रदेश से रिकमेंडेशन जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से उम्मीदवारी करेगा। प्रेम जी कितनी? लेकिन एक चीज तो उभर कर आई है कि वहां के हमारे मित्र और स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त जी ने यह निश्चित तौर पर मांग की है, तो इसलिए एक संभावना तो आपने निश्चित तौर पर पैदा होते हुए देखी है। आप भी मानते हैं ना संभावनाएं लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ? जिस तरह से वेद प्रकाश गुप्त जी ने प्रस्ताव किया है, अगर इसे पार्टी संगठन और पार्लियामेंट्री बोर्ड स्वीकार करता है तो एक संभावना तो बनती है। और प्रेम जी, अयोध्या में जो जबरदस्त विकास का प्लान है आपका, बीजेपी का, आपको लगता है कि चुनाव में अयोध्या महत्वपूर्ण होगा और आपको फायदा पहुंचाएगी अयोध्या नगरी? देखिए, सारे जो सांस्कृतिक केंद्र हमारे, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बुद्धा सर्किट की बात हो, चाहे रामा सर्किट की बात हो, चाहे कृष्णा सर्किट की बात हो, सारे सांस्कृतिक केंद्रों के विकास का कार्य पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर कुशीनगर में जो है एयरपोर्ट लाया जाता है और कुशीनगर में बुद्धा सर्किट का विकास होता तो सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का विकास भी है। यदि मथुरा के आसपास, मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं लाई जाती हैं तो सिर्फ उसका चुनावी दृष्टिकोण नहीं है। उसी तरह से अयोध्या का जो विकास है, सर्वांगीण विकास, आप अयोध्या को प्राचीनता के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक प्राचीनता भी रहे और साथ ही साथ यदि उसको
आधुनिक विकास के साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका सिर्फ जो है चुनाव से जोड़कर देखना संकीर्ण दृष्टि होगी। ठीक है सुप्रिया जी, समय कम है चुनाव में और कांग्रेस, आप भी जबरदस्त रणनीति बनाने में जुटे होंगे, चुनाव की तैयारियां आपकी चल रही होंगी। अयोध्या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है, बीएसपी वहां जाकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है, बीजेपी का जबरदस्त विकास का वहां पर प्लान है। आपकी दृष्टि में कांग्रेस के लिए अयोध्या से रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से कैसे जाता है? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं 2-4 बातें पहले कहना चाहूंगी, और इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ और उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ की बातें हो रही हैं। जी। अयोध्या राजा राम की नगरी है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है अयोध्या। तो मैं सबसे पहले तो ये सोच रही थी कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के आला मुख्यमंत्री जब जाएंगे अयोध्या, तो वो जरूर पता करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने राम के नाम पर धांधली करी है, राम के नाम पर जमीनों का घोटाला किया है, श्री राम के नाम पर जो अग्नि परीक्षा उन्होंने अपने परिवार की दी थी, उनके नाम पर प्रॉपर्टी डीलर बन गए, उनकी वो क्लास लगाते और उसमें एक जांच आयोग गठित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना वाजिब समझा। खैर, वो सूबे के मुख्यमंत्री, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे गृह क्षेत्र बगल गोरखपुर के हैं, ऐसा क्या डर है कि आज गोरखपुर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है योगी जी? एक बार बाई इलेक्शन हार चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा वहां से हार चुकी है, लेकिन मैं जरूर जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा डर है? पता है आपको वो क्या डर है? ये वही डर है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री आंदोलित छात्रों को कहते हैं अगर प्रदर्शन किया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ये भाषा, ये संस्कृति, ये डर किसी के अंदर बैठाना, क्या ये किसी सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सूबे के मुख्यमंत्री ये बात करेंगे कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश को और देश के तमाम और शहरों को पाट दिया है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, हमने टीकाकरण कर दिया है? क्या आप बताएंगे कि देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य आज पिछड़ा क्यों है वैक्सीनेशन में? आप किस वैक्सीनेशन की बात करते हैं? 24 करोड़ की आबादी में आपने 72 लाख लोगों को कुल 2 डोज लगाई है। आपसे आधी जनसंख्या का प्रदेश है महाराष्ट्र, 92 लाख को लगाया है। अपने ही भाजपा को ले लीजिए, एक मिनट, अपने ही भाजपा शासित प्रदेश गुजरात को ले लीजिए, उन्होंने आपसे ज्यादा लगाया है, 1/3 जनसंख्या है। तो किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? आप 160 करोड़ खर्चा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उन्हीं के पैसों से, और जो सच दिखाएगा उसके ऊपर आप जाके इनकम टैक्स और अपने फ्रंटल के द्वारा रेड कराएंगे। उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे हैं। ठीक है सुप्रिया जी, कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में? और पिछले कई समय से कांग्रेस जो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, आगामी विधानसभा चुनाव में आपको ऐसा वो कौन सा पॉइंट, ऐसा वो कौन सा मुद्दा लगता है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पर विश्वास करे और आपको एक बार फिर से सत्ता सौंपे, या आप अभी भी हाशिए पर ही रहेंगी या हैं? ये आप लोगों का एक फेवरेट शब्द है, जमीन तलाशना और हाशिए पर रहना। जितने चैनल्स मैं आज तक पे जब भी आती हूँ, जब भी आप लोग के साथ शो होता है, ये आप शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं जी। आपको पता है आज हाशिए पे कौन है? अगर योगी जी और उनका कुप्रशासन हाशिए पर नहीं होता तो वो धमकी नहीं देते लोगों को। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो मोदी जी को जाकर इतना सफेद सपाट झूठ ना बोलना पड़ता शिव की नगरी काशी में, क्योंकि हाशिए पर वो हैं। आज जनता तय करेगी मुद्दे, और उन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में उनकी सतत आवाज बन रहे हैं। चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षकों के बीच में घोटाला हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो किसान हो जिनके साथ बड़ी बर्बरता करी गई उत्तर प्रदेश में। ये लोग तय करेंगे मुद्दा क्या है, और क्योंकि मुद्दे से भागना है तो हर उस बात को करना है जो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए। ठीक है सुप्रिया जी, हमारे फेवरेट शब्दों का आपने उल्लेख किया यहाँ पर, और आगे और दूसरे शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन राजनीति में सुप्रिया जी बीएसपी, एसपी, उसके बाद बीजेपी, लेकिन सत्ता में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस दूर है और इसीलिए वो हाशिए शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। खैर, आगे आपसे और बात करेंगे। पवन पांडे जी, आपके शब्द से कोई आपत्ति नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने इसीलिए जवाब दिया। ठीक है,
नहीं, हमें भी कोई आपत्ति, हमें भी कोई आपत्ति नहीं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शब्दों का भरमार है सुप्रिया जी। और अगर आपको ये दो शब्द पसंद नहीं है तो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मीडिया पर पवन पांडे जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जिन शब्दों का शब्दकोश से इस्तेमाल करें। ठीक है जी। पवन पांडे जी, अयोध्या से डर लग रहा है। अयोध्या का जो एक विकास का बहुत लंबा चौड़ा बीजेपी ने प्लान बना दिया है, क्या उससे कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपको, जब ब्राह्मणों की शरण में जा रहे हैं? और क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहते हैं और कोई नहीं रहते? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 4.5 साल पूरे हो गए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आपकी इस डिबेट में मौजूद हैं जी। एक कोई काम बता दीजिए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या की धरती पर किया हो। दूसरी बात, 2012 से लेकर 17 तक श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अयोध्या में सीवर लाइन का काम, अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के उच्चीकरण का काम, 15 करोड़ लागत से भजन स्थल बनाने का काम, पौराणिक पेड़ों को, पीपल, पारिजात, नीम जैसे पेड़ों को परिक्रमा मार्ग के किनारे लगाने का काम, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा और मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय बनाने का काम, अयोध्या में 100 से ज्यादा इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, अयोध्या में ढेर सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आज जिस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, उस मेडिकल कॉलेज में जो आज ओपीडी चल रही है, उस ओपीडी का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। जहां पर एमबीबीएस के डॉक्टरों की शिक्षा दी जाती है, क्लास चलती है। गंजा गांव में वो जमीन देने का काम भी समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव की सरकार में किया गया। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 से लेकर 1 मिनट अयोध्या को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 4-4.5 सालों में योगी जी केवल कागजों में, अखबारों में, विज्ञापनों तक सीमित हैं। अयोध्या के धरातल पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आप देखिएगा 2022 में कोई लड़े, भारतीय जनता पार्टी की हार अयोध्या से सुनिश्चित है। ठीक है, इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, ठीक है पवन जी, अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी से ठगी गई है, छली गई है, और आज जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अयोध्या में खड़ी है। ठीक है, लेकिन विनोद जी, ये भी तो सच्चाई है ना, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। एक बात आपने ब्राह्मणों की एक बात आपने ब्राह्मणों की ब्राह्मणों के बारे में आपने कहा, मैं ब्राह्मणों के बारे में भी कह देना चाहता हूं। करेंगे, चलिए ब्राह्मणों पर आते हैं एक बार। हम जब सतीश जी के पास जाएंगे तो बात करेंगे। एक सेकंड सर, एक रिएक्शन ले लें जल्दी से। विनोद बंसल जी यहाँ पर हैं। विनोद जी, राम मंदिर के लिए सबसे पहला आंदोलन तो आपने शुरू किया था, आपकी पार्टी ने सर शुरू किया था, तो क्या आप यहाँ पर जो पवन पांडे जी की बात सुनने के बाद आप धन्यवाद देंगे पवन पांडे जी के नेता अखिलेश यादव जी को कि इतने सारे काम किए और आप उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं सर? तो आज तो धन्यवाद दे दीजिए अगर आप सहमत हैं तो। नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, और आपके डिबेट में धन्यवाद दूंगा, और आपके डिबेट के कामों के वजह से धन्यवाद दूंगा। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम भगवान राम और भगवान शिव दोनों की याद आ रही है उनको आज। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम जो राम को सिरे से नकारने वाले लोग हैं, उनको भगवान राम, प्रभु राम और शिव जी, ये दोनों की याद आ रही है। मुझे संतोष हो रहा है बहन जी, मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, मुझे इस बात का भी संतोष हो रहा है कि अयोध्या के विकास का बखान ही सही, अयोध्या के लोग जानते हैं कि किसने क्या किया, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी भी कर रही है। उसको भी इस बात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जिस धरती पर आपने लहूलुहान किया, जिस धरती को, जिस सरयू के अंदर खून का, राम भक्तों का रक्त बहा, उस सरयू के तट पर आप विकास की बात कर रहे हैं। जिस अयोध्या में आपने कहा था कि पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहां पर लाखों राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का साहस करने वाले ये अखिलेश और उनके पिताश्री, आप मुझे बताइए कि ये किस मुंह से कहेंगे विकास की बात भाई? ये वो जिस 84 कोसी, पंचकोसी और 12 कोसी, 14 कोसी परिक्रमा की बात कर रहे हैं, उस परिक्रमा को तो इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंधित ही कर दिया था भाई। पूज्य संतों को ऊपर इन्होंने कितना प्रहार किए थे, कौन नहीं किया?
कभी नहीं किया। 84 कोसी गलत बात कर रहे हैं। प्रतिबंध के कारण विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन करना पड़ा था। आप गलत बोल रहे हैं। आप 84 कोसी परिक्रमा को अगर 2 बार करेंगे, आप गलत बोल रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया था, मुझे पता है, मैंने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था। आप इसी परिक्रमा को 2 बार करेंगे, साल में कोई मैं कहता हूं साल में कोई त्योहार 2 बार नहीं होता है। दिवाली एक बार होगी, होली एक बार होगी, परिक्रमा एक बार होगा। आप साल में 2 बार परिक्रमा करेंगे, जो रामद्रोही कहेंगे 2 बार परिक्रमा करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो नहीं होने देंगे, ये मुझे पता है। जब राम मंदिर बन रहे तो बेकार है इस समय। रामद्रोही होने का सर्टिफिकेट और राम भक्त होने का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। आप राम भक्त होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए। राम के नाम पे दलाली करने वाले, राम के नाम पे जमीन पे धोखा करने वाले, राम के नाम पे चंदा खाने वाले, सुन तो लीजिए पवन जी प्लीज। जब ये बोल रहे पवन जी एक बार विनोद बंसल जी को समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद आते हैं। अच्छा, सतीश जी का रिएक्शन भी लेना है, हम ओपन करेंगे डिबेट को। अभी रुक जाइए 1 मिनट पवन जी प्लीज। राम भक्त को बोलने नहीं देंगे। हिंदू तो इनके लिए 2 दर्जे का नागरिक है। ये तो इस्लामिक जिहादियों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में नंगे हो चुके हैं। आप मुझसे बड़े हिंदू हैं, आप मुझसे बड़े हिंदू हैं, पवन पांडे मुझसे बड़े हिंदू हैं। मैं अयोध्या का ब्राह्मण हूँ, आप मुझसे बड़े हिंदू हैं। आप मुझसे बड़े हिंदू हैं, आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे। आपने भगवान करते हैं, आप गोली चलाई, उसको गौरवान्वित महसूस करते हो आप अपने आप को? अरे शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से आप जाओगे? ऐसा है, हम भगवान हमारे लिए आस्था का विषय है। आपके लिए भगवान व्यापार का विषय है। आप राम के नाम पे व्यापार करते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं। राम हमारे भगवान, हमारी आस्था है, हम उनके नाम पे खरीद फरोख्त नहीं करते। आपके मुंह में कीड़े पड़ेंगे भाई साहब, कीड़े। राम के नाम पे व्यापार बंद करिए। अयोध्या की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। अरे छोड़िए, अपना देखिए, पहले राम के नाम पे दलाली कर रहे हैं, अपने आप को देखिए। आप लोग राम के साथ जिसने जब दलाली करने वाले, राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करके अपना घर बनाने वाले, ये क्या देंगे राम का? या समाजवादी हो या नमाजवादी हो या आपको मुल्ला मुलायम हो, अरे बंद करिए राम के नाम पे दलाली। राम के नाम पे दलाली बंद करिए, नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। पवन जी, विनोद जी, स्वर्ग जाना है तो राम के नाम पे दलाली बंद करिए। राम के नाम पे दलाली बंद करिए, वरना नरक जाना पड़ेगा। पवन जी, विनोद जी, आप दोनों से निवेदन है, निवेदन ये है कि भाषा का संयम आप दोनों को रखना होगा। पवन जी, आपकी आवाज भी हम बंद कर देंगे। विनोद जी, आपकी थोड़े भाषा का संयम रखिए। आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े नेता हैं। पूरा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष आपको यहां पर सुन रहा है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने विकास के साथ साथ जो पार्क बनाए, मूर्तियां बनाई, सब प्रतीक चिन्ह बनाए, वो उसको भी विकास का नाम दिया, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीएसपी पर लगातार ये आरोप जो लगता है कि वो सिर्फ दलितों की बात करती है, अब आपको ब्राह्मण याद आने लगे हैं? आप अयोध्या से ही ब्राह्मण सम्मेलन, भले ही नाम बदलकर शुरू करते हैं, क्या आपको लगता है कि 23% और 13% ये 2 ही हैं जो आपको सत्ता फिर से वापस दिलवाएंगे, या विकास भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर सतीश आपके एजेंडे में है? नहीं, देखिए अंसारी साहब, ये बात कहना बड़ा अलग है कि बहुजन समाज पार्टी का ओरिजिन कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी उसका एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन में कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की आप बातें करते हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक आंदोलन में होती है तो तमाम बहुजन समाज पार्टी इस देश की नेशनल पार्टी है और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी चलाई है, और 4 बार में उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चलाई है आप भली भांति परिकार से जानते हैं। उसको एक वर्ग विशेष की हो सकता है कि जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो जाति रूप से कमजोर हो, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो लैंगिक रूप से कमजोर हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ब्राह्मण सम्मेलन क्यों सतीश? कोई भी कमजोर की आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता। जी, क्या क्षमा आपको रोकना पड़ रहा है सतीश जी, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, डिबेट को ओपन करेंगे। आप सभी हैं 7 महीने से कम का वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, लेकिन अयोध्या यूपी विधानसभा चुनाव के केंद्र में और सभी दलों की उस पर नजर। देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, लेकिन अयोध्या केंद्र बन गया है। अयोध्या नगरी से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबरें भी यहां पर आ रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब साफ तौर पर पवन पांडे जी ये कह रहे हैं, प्रेम जी,
कि भाई अयोध्या में सब कुछ तो हमने किया, आप तो सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, और अभी भी मंदिर निर्माण जो है वो 2022 से कहीं आगे की बात है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं? देखिए, अयोध्या में जो अयोध्या जानी किसके लिए जाती है? प्रभु रामचंद्र जी के लिए जानी जाती है। अयोध्या में मस्जिद बनाने पर आमादा कौन था? जफरयाब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी ने जिसको एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया था, और जो बाबरी के पैरोकार थे, जिन लोगों ने अयोध्या में सैकड़ों राम भक्तों का रक्त बहाया और ये कहा 2017 के चुनाव में भी कि अगर आवश्यकता पड़ती तो और खून बहा देते। अब उन सब ऐसे जो बाबरवादी थे, उन बाबरवादियों को क्या अयोध्या नहीं जानती है? और अयोध्या में विकास कार्यक्रम जो हमारे हैं, उन कार्यक्रमों को तो आज तक स्वयं जो है अपने स्क्रीन पर गिना रहा है। आपने कभी जो है 2012 से लेकर 2021 में हम बैठे हैं, कभी समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों को भी गिनाने का आपको अवसर मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब काम जो है जैसे सारे जिलों में काम होते थे विकास, उस तरह से अयोध्या, लेकिन अयोध्या को फोकस करके कि आज प्रति एक नई अयोध्या हमको बसानी है, हमको सारी सुविधाएं अयोध्या के लिए देनी। अयोध्या में कि दिवाली वैश्विक स्तर पर कब से मनाई जाने लगी? क्या दिवाली उसके पहले नहीं होती थी? क्या राम भक्तों को दिवाली मनाने की इच्छा पहले जागृत नहीं होती थी? ये कब दिवाली मनाई जाने लगी? मुख्यमंत्री आप ही बता रहे हैं कि 20 दौरे मुख्यमंत्री महोदय के हो गए हैं। कितनी बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अयोध्या जाते थे और कितनी बार रामलला के दर्शन किए? एक बार बता दे मुझे, किसी को कहीं भी किसी के स्मृति में हो, कोई भी आपके पास इस तरह से रामलला के दर्शन की तस्वीर, चाहे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, 1989 से 91 में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार रहे, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? अभद्रता आपका संस्कार हम समझ रहे हैं, तथाकथित ब्राह्मणों का जो संस्कार है, जिनका ब्राह्मण संस्कारों से कोई लेन देन नहीं है, व्यभिचारी ब्राह्मणों को जो है जब ब्राह्मणों का चोला ओढ़कर उतरते हैं तब बाबरवादियों के तलवे चाटने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। प्रेम जी भाषा आपको मुबारक हो। व्यभिचारी ब्राह्मण तलवे चाटने का क्या? प्रेम जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? करने वाले आप समाज सेवा की बात करिए। आप जैसे दलाल मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। दलाल तुम दलाली करने वाले लोगों को मुंबई की सड़कों पर मुझको दोबारा ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। 2 कौड़ी के मामा के पीठ में खंजर घोंपने वाला, अब ब्राह्मण तुम बताओगे मुझे? व्यभिचारी ब्राह्मण, किसी के पीठ में खंजर नहीं घोंपा मैंने। हाँ, अपनी औकात में बात करिए, लंपटता करने वाले मामा की पीठ में चूड़ा घोंपने वाले, अपने शब्दों का व्याकरण ठीक करो। प्रेम शुक्ला तुम्हारी दलाली में जानता हूँ, औकात तुम बताओगे मुझे? औकात में रहो। अरे पवन मियां 2 कौड़ी के दलाल तुम मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दोगे? चुनौती, लेकिन पवन मियां औकात और अपनी हैसियत में बात करना तुम्हारी औकात जानता हूँ मैं। सही भाई, इनकी भाषा बताओ। ये चवन्नी छाप चिरकुट बैठा हुआ है, फर्जी बात कर रहे हो चैनल पे बैठ सही हो जाओगे। 2 कौड़ी के दलाल के हैसियत में बात करना, ज्यादा तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दोगे? भाषा सर भाषा। पवन जी, प्रेम जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे यहाँ पर। सीमा लांघ रहे हैं आप दोनों, आप सीमा लांघ रहे हैं। मुझे मालूम है राज्यसभा बनने के लिए पवन जी प्रेम जी नहीं बन पाओगे। ये दोगलाई करते रहो ऐसे ही। इसकी स्थिति देखिए किस तरह से दोगले हो। जैसे इसका पवन जी प्रेम जी, मुंबई की सड़कों पर अफसोस होता है। मालूम है कैसे अपनी दलाली बंद करो। चैनल है ये पवन मियां अपनी दलाली बंद करो। बिलबिला नहीं रहा हूँ तुम्हारे। पवन मियां पांडे क्यों इतना जो है बिलबिला रहे हो? तुम्हारी बिलबिलाहट बता रही है कि मैंने सही जगह उंगली रख दी है। आप बाबरवादियों के तलवे चाटो, यही आपका तथाकथित ब्राह्मणत्व है। आप लगातार बाबरवादियों के तलवे चाटो, लगातार राम भक्तों का रक्त बहाने वालों की दलाली करो, यही आपके भाग्य में है। करो। सुप्रिया शेडेट जी, सुप्रिया जी से सवाल पूछे उससे पहले प्लीज आप लोगों से निवेदन है, प्रेम जी, पवन जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, भाषा की मर्यादा तो रखिए प्लीज। क्या अब हम आपसे कहेंगे, सुप्रिया जी ने 2 शब्दों पे आपत्ति की थी, क्या आप लोगों के पास शब्दों की कमी है? क्या आप लोगों के पास मुद्दों की कमी जो इस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सुप्रिया जी, क्या अयोध्या नगरी से ही 2022 विधानसभा चुनाव का रास्ता निकल रहा है या आपको अपना कोई अलग रास्ता दिखाई देता है? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या को अलग रास्ता दिखाई देता है और वो शायद भाजपा को नहीं दिखाई देता और इसीलिए इतना बौखलाहट आपको दिख रही है। आपके शो पर अभी जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है
मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। हम राजा राम की नगरी की बात कर रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है। और इसके पहले किसी ने बोलना चाहा था कि श्री राम और शिव याद आ रहे हैं। आप यहां पर बैठकर किसी को स्टेटमेंट इशू करने वाले, सर्टिफिकेट इशू करने वाले काम मत करिए। जो भक्त है वो भक्त ही रहेगा, जो धांधली कर रहा है भगवान के नाम पर, बेवकूफ जो आप बार बार बोलती है, बेवकूफी की हद तक बार बार बेवकूफ शब्द का जो प्रयोग करती है, आप शांत रहिए, आपसे तो मैं बोल ही नहीं करता है। बोलने दीजिए इनको। बेवकूफी की हद तक बेवकूफ का जो प्रयोग करती है वो तो भाषा का श्रृंगार हुआ करता है ना मातेश्वरी भवानी मैया। आप जो बार बार बेवकूफ बोलती है, बेवकूफी तो भारतीय भाषा संस्कृति के श्रृंगार का प्रतीक है ना। प्रेम जी बोल लेने दीजिए सुप्रिया जी को। आप उनको टोकते भी नहीं है। जब बेवकूफ बार बार बोलती, बेवकूफी की हद तक बेवकूफ बोलती है, तब तो ये भाषा का श्रृंगार होता है। आज तक की दृष्टि में, आज तक ने तो भाषा के श्रृंगार सौष्ठों के लिए गारंटी ले रखी है, उसको बेवकूफ बार बार। ठीक है सर। प्रेम जी प्लीज सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए और कुछ कांग्रेस का भी रोड मैप बताइए ना सुप्रिया जी। आप भी बताइए ना कि आप चुनाव में क्या मुद्दे लेकर उतरेंगी। आप भी बताइए ना कि अयोध्या, क्योंकि अब सब राजनीतिक दल जा रहे हैं, सब हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन वहां पर हो रहा है। आते हैं सतीश प्रकाश जी से, हम भी उनसे भी पूछेंगे क्षत्रियों ने क्या गुनाह किया था। उन्होंने तो आपको सत्ता दिलवाई है, लेकिन अभी ब्राह्मणों की शरण में आपको पता है। सुप्रिया जी प्लीज। सर जी आपको पता, बोलिए सुप्रिया जी। सर जी आपको पता है मैं इनसे क्यों नहीं उलझी, क्योंकि इनका असली चेहरा और इनकी असली मर्यादा जो भी है ही नहीं, मर्यादा विहीन या व्यक्ति है, ये दिखना चाहिए लोगों को दिखनी चाहिए। इसमें मैं इनसे उलझती नहीं। कोई राहुल गांधी नहीं बनता। मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। मैं कोई राहुल विंची होकर राहुल गांधी नहीं बनता। मैं एंटोनियो मायनो होकर सोनिया गांधी नहीं बनता। प्लीज पूरी कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ें। जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बनता। मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। सुप्रिया जी। सईद जी आपको पता है भारतीय संस्कृति का सर्टिफिकेट देने वाले ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक औरत की मर्यादा और उसकी इज्जत तक नहीं जानते हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार ये नहीं जानते हैं कि एक औरत की डोली उसके घर आती है, उसकी अर्थी जाती है। जब एक औरत एक आदमी के नाम का सिंदूर लगाती है ना, उसको बार बार बदतमीजी से उसका नाम लेना अपनी औकात दिखाते हो। चुप रहो, बेवकूफ आदमी, गोगले, बिल्कुल गोगले हो तुम, गोगले और बेवकूफ आदमी। ठेकेदारी करने वाले चुप रहो, ठेकेदारी करने वाले अपना मुंह बंद रखो। पूरी तरह से इनके पूरा प्रदेश जानता है, बैठी हुई लाशों पर जवाब नहीं है। 3-3 लोग रोज बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, जवाब नहीं है। औरतों का दिन दहाड़े रेप होता है, जवाब नहीं है। बदतमीजी करने के लिए या भक्त बेहुदा आदमी आकर बदतमीजी करता है, या बदतमीजी करते हो। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। सबको गाली देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ चुप। बदतमीजी दिख रही है, आपकी बदतमीजी दिख रही है। अपना मुंह बंद रखो, गाली तू दे रही है, करता है। ये ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले लोग हैं, बिल्कुल अभद्रता करने वाली महिला के चोले में जो है। सुप्रिया जी आज भी शुरू हो गई। और बदतमीज सुप्रिया जी देखिए, जो प्रेम जी पवन जी से बोल रहे थे, सुप्रिया जी उन्हीं शब्दों का आपने इस्तेमाल यहाँ पर शुरू कर दिया। सुप्रिया जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकती हैं आप? उसकी ब्याहता औरत को इन शब्दों का प्रयोग देखो किस तरह से कर रही है। ये महिला के नाम पे कलंक है, ये महिला के नाम पे कलंक है, मातृशक्ति के नाम पे कलंकित करने वाली महिला है। मैंने इनके मुंह में बीच में नहीं बोला था, लेकिन बदतमीज आदमी को बीच में बोलना था, संस्कृति अपनी बता रही है ना, अपनी संस्कृति बता रही है तू तेरी संस्कृति बता रही है। गाली सुनाना चाहते हो, सुप्रिया जी यही सुनाना चाहते हो ना। गुंडई करते हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडों की भाषा बोलते हैं। अयोध्या नगरी कितना महत्वपूर्ण है सुप्रिया जी आपको? चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है? बदतमीज आदमी कहीं का। सुप्रिया जी अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अयोध्या प्लीज बताइए। अयोध्या सबके लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या क्या हमारे सांस्कृतिक और हमारे धर्म से लेना देना है।
यहाँ पर बैठ के ये फालतू के ठेकेदार ना बने भगवान राम के। आप अपनी बात कीजिए प्लीज। कर रहे हैं भगवान राम, प्लीज अपनी बात कीजिए। जो प्रॉपर्टी डीलर बन गए, प्लीज अपनी बात कीजिए सुप्रिया जी। जो तीन बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनकी लड़ाई है। जो 66% अपराध बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ, ये उनकी लड़ाई है। जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है अपराधियों को, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। चुप, बिल्कुल चुप, मत बोला बदतमीज आदमी, इसको बोलिए चुप रहे। 14,000 करोड़ किसानों का बकाया है, गन्ना किसानों का, ये उनकी लड़ाई है। ये छात्रों को जिनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात होती है, उनकी लड़ाई है। ये बहुत ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है जो सबके बीच में बोलेगा। अगर गाली दी इस बेहूदी महिला के पास कोई तर्क नहीं है। तुम्हारी औकात है। इस बेहूदी महिला के पास कोई तर्क नहीं है। ठेकूराम के सिर्फ जुबानी जुलाब और गुंडागर्दी करने वाले योगी को डिफेंड कर रहे हो। मैंने तो बोला नहीं था। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो सुपारी के खिलाफ आते हो। किसकी सुपारी खाई है? सतीश प्रकाश जी, सबको असलियत दिख रही है तुम्हारी। पप्पू पी कर रही है। पप्पू दिमाग का इलाज कराओ, पागल घोषित हो जाओगे बहुत जल्दी। पार्टी का जो है पागल घोषित हो जाएगा बहुत जल्दी। इनका कराइए। क्या संदेश जा रहा है आप लोग सोचिए। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पर इस तरह के लांछन लगाते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए करते हैं, अपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए। उनका सम्मान, उनकी इज्जत भी होती है, मुद्दों पर लड़ाई करिए। क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं, प्लीज सोचिएगा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, ब्राह्मण सम्मेलन आप शुरू कर रहे हैं, अयोध्या से आपने शुरुआत क्यों की? ये ब्राह्मण सम्मेलन की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्या क्षत्रियों ने आपको सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? क्या दलितों को अब आप भूल चुके हैं? प्रोफेसर सतीश। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से ही होता है और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। हम कोई आरएसएस या बीजेपी के लोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज हम नागपुर से करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अयोध्या में जाने का राइट सबका है। सतीश चंद्र मिश्रा जी को किसी बीजेपी के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो भी ब्राह्मण है और कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत का जो भी व्यक्ति है, और वो एक सांस्कृतिक नगरी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा आज आपकी डिबेट में हो रहा है, यही एक मजबूरी रही। ये सब जानते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन जब से वो राजनीति का अड्डा बनाया है, क्यों आपको ये कहने की जरूरत पड़ती है सतीश जी संगठनों ने कि बीजेपी में ब्राह्मण जो है वो सिर्फ गुलदस्ता देने के लिए है? क्यों ये कहने की आवश्यकता पड़ती है? सर अंसारी जी, आज आपके कार्यक्रम में एक बात कह के जा रहा हूं, 4.5 साल में आपने कोई विकास नहीं किया। आप अयोध्या का 100 साल आगे का विकास की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी मार्च 2022 में, बहन जी की दिन सरकार ने, सुनिए, 1 साल के अंदर अयोध्या के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मरीज का इलाज कराएंगे। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है। विनोद बंसल जी, हम आपसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम ये विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो यहां पर बैठे हैं, बंसल जी, आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, और जो राजनीतिक दल अयोध्या को भुना पाएगा, राम मंदिर को भुना पाएगा, उसे फायदा मिलेगा? आप इस बात से सहमत हैं सर या नहीं? नहीं सईद भाई, देखिए, अयोध्या को भुनाने की चीज नहीं है, राम मंदिर को भुनाने का मुद्दा नहीं, कोई राजनीतिक का मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भगवान राम की शरण में आएगा उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन ये बात ये भी तय मानना चाहिए, जब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब जिसने भी जहां भी रामद्रोह किया उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी है। देश की राजनीति का पुराना इतिहास है। मैं अभी भी कह रहा हूं, इन सभी रामद्रोहियों से ठीक है सर, समय कम है। बंसल जी बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, पवन पांडे जी, विनोद बंसल जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और थोड़ी भाषा की मर्यादा नहीं रखी आप लोगों ने, एक दूसरे को कष्ट हुआ होगा और आपके समर्थकों, देश की जनता को भी इस बात का कष्ट हुआ है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, चर्चा इसकी भी है, और अयोध्या ही केंद्र में। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। 2022 के वास्ते अयोध्या के रास्ते। और ये प्रश्न या ये टिप्पणी इसलिए क्योंकि अब विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो अयोध्या को लेकर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 की तैयारियों में जुट चुके हैं और अयोध्या नगरी बन चुकी है इन विधानसभा चुनावों का केंद्र। देखते रहिए आज तक।